किडी टून्स। विधवा बहू की शादी। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ उसका नाम है विधवा बहू की शादी। रामनगर में सुमन अपने माता पिता के साथ रहती थी। सुमन के दो दोस्त बहुत अच्छे थे। एक का नाम श्रवण और दूसरे का नाम रीटा था, जिन्हें सुमन अपनी सारी बातें बताया करती थी। एक दिन सुमन के लिए एक रिश्ता आया था और सुमन चाहती थी कि वह इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर करे। तभी सुमन अपने दोस्तों के पास जाती है और उनसे कहती है, दोस्तों, आज मैं तुम्हें कुछ बताने आई हूँ। तभी रीटा कहती है, हाँ हाँ बताओ, ऐसी कौन सी बात है जो तुम हमें बताना चाहती हो और इतनी ज्यादा खुश दिख रही हो। तुम्हें पता है, मुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं और वो बहुत बड़ा दुबई में एक बिजनेसमैन है। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। इतने बड़े घर में मेरी शादी हो रही है। यह बात सुनकर रीटा बहुत ज्यादा खुश होती है, लेकिन जो उसका दूसरा दोस्त होता है श्रवण, वो बिल्कुल भी खुश नहीं होता। वह चुपचाप बस सुमन को देखता रहता है, क्योंकि वो बचपन से सुमन से प्यार करता था, लेकिन वो बहुत ज्यादा गरीब था। अपनी गरीबी की वजह से वह श्रवण कभी भी अपने दिल की बात सुमन को नहीं बता पाया। तभी रीटा कहती है, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी है सुमन, बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, लहंगे से लेकर मेकअप तक, ज्वेलरी सब ना मेरी पसंद का होगा। तुम्हें वही पहनना पड़ेगा जो मेरी पसंद होगी। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, बस मैं वही सब पहनूंगी जो तुम दोनों मेरे लिए पसंद करोगी। अरे श्रवण, तुम कुछ भी नहीं कहना चाहते हो? तुम इतने चुपचाप के खड़े हो। लेकिन श्रवण कुछ भी नहीं कहता और फिर वो वहाँ से चला जाता है। अरे, ये श्रवण को क्या हो गया? बिना कुछ कहे यहाँ से क्यों चला गया? तभी रीटा सुमन से कहती है, सुमन, वो तुम्हें शायद पता नहीं है, लेकिन श्रवण तुम्हें बचपन से प्यार करता है और वो तुमसे शादी करना चाहता है। क्या बात कर रही हो रीटा? अगर मुझे पता होता कि श्रवण मेरे लिए ऐसा सोचता है तो मैं उससे कभी भी दोस्ती नहीं करती। छी, शादी और मुझसे? मेरी जुत्ती भी उससे शादी ना करे। इतने में श्रवण मायूस होकर अपने घर आ जाता है और अपने घर आकर अपने मन में कहता है, काश मैं अपने दिल की बात सुमन को बता देता तो सुमन आज मेरी होती। लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी हम दोनों की शादी हो सकती है। मैंने अभी तक उसे अपने दिल की बात बताई नहीं थी। मैं कल ही जाकर अपने दिल की सारी बात उसे बता दूंगा। अगले दिन श्रवण सुमन से मिलने जाता है। अभी सुमन उससे मिलने जाती है और फिर श्रवण सुमन से कहता है, सुमन, अच्छा हुआ तुम मुझसे यहाँ पर मिलने आ गई। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ कहो श्रवण। सुमन, तुम शादी मत करो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। क्या? शादी और तुमसे? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया श्रवण? तुम जैसे गरीब लड़के से मेरी जुत्ती भी शादी ना करे। तुमने अपना स्टैंडर्ड तो देखा होता। मैं कहाँ एयर कंडीशनर में रहने वाली और कहाँ तुम एक मामूली झोपड़ी में रहने वाले। तुमने अपनी औकात तो देखी होती। अपनी औकात से ज्यादा सपने देखना ना हमेशा बहुत ज्यादा खराब होता है। चले जाओ तुम यहाँ से, मुझे नफरत है तुमसे। हाँ सुमन, तुम सच कह रही हो। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। मैं ना चला जाऊंगा यहाँ से, लेकिन बस मैं एक बार तुम्हारी शादी तो देख लूं। बस एक बार अपने दिल की तसल्ली कर लूं। बस फिर मैं कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। हाँ, जरूर आना तुम मेरी इतनी हाई फाई शादी में। बहुत बड़े 5 स्टार होटल में हो रही है मेरी शादी। और हाँ, खाना जरूर से खाकर जाना। तुम जैसे ऐसे लोगों को अगर ऐसा खाना मिल जाए ना तो भी बहुत बड़ी बात है। नसीब वाले हो तुम जो मेरी शादी देखने को मिल रही है, वो भी पूरे 5 स्टार होटल में। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर शादी वाला दिन आ जाता है। श्रवण अपना दुख छुपाए पूरी शादी की तैयारी खुद करता है और फिर सुमन की शादी राकेश नाम के एक लड़के से हो जाती है। शादी होने के बाद श्रवण हमेशा के लिए उस गांव को छोड़कर चला जाता है और इधर सुमन यह सोचकर राकेश के साथ में बहुत ज्यादा खुश थी कि उसे दुनिया के सबसे ज्यादा ऐशो आराम मिलने वाले हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि राकेश एक नंबर का चोर आदमी था। वो दुबई में कोई भी बिजनेस नहीं करता था। वो बस एक छोटे मोटे ऑफिस में काम करता था। राकेश ने सुमन को धोखा दिया था, उससे झूठ बोला था। उसका जब भी मन होता वो ऑफिस जाता और जब भी मन होता वो घर पे ही बैठा रहता। यूं ही दिन बीतते रहे। एक दिन सुमन राकेश से कहती है, राकेश, शादी को कितने दिन हो गए हैं, हम अभी तक कहीं भी घूमने नहीं गए हैं। चलो ना, हम दुबई चलते हैं, वहाँ पर हम थोड़ा घूम भी लेंगे और मैं तुम्हारा बिजनेस भी देख लूंगी। क्या तुझे दुबई घूमना है? तूने अपनी शक्ल देखी है? दुबई घूमने आई है, बड़ी आई। और हाँ, मेरा कोई बिजनेस नहीं है, ये तो
मैंने दहेज के लिए ऐसा सब नाटक किया था, पर तेरे बाप ने हमें दिया क्या? एक पुराने जमाने की सस्ती सी कार। ये सब मेरी माँ और मेरा किया हुआ एक छलावा था जिसमें तुम फंस गई। मेरा कोई दुबई में बिजनेस नहीं है, बस मैं यहीं पर रहकर नौकरी करता हूँ। जब मेरा मन होता है मैं तब जाता हूँ, जब मेरा मन नहीं होता मैं नहीं जाता हूँ। बढ़िया ही दुबई जाने वाली। इतने में वहाँ पर राकेश की माँ आ जाती है। तभी सुमन राकेश की माँ से कहती है, देखिए ना अम्मा जी, राकेश कैसी पतियाई सी बातें कर रहा है, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। सही तो कह रहा है मेरा बेटा, मेरे बेटे की मति मारी गई थी और मेरी मति मारी गई थी। जो तुझ जैसे गरीब घर की लड़की को हमने अपनी बहू बनाया और हमारे बेटे की शादी तुमसे करवा दी। अब खाली हाथ तुम मुंह क्या देख रही हो? चली जाओ यहाँ से और जाकर चाय बनाओ मेरे लिए। अपनी सास और पति के मुंह से ऐसी सब बातें सुनकर सुमन के होश उड़ जाते हैं। वह यह बात किसी को भी नहीं बता सकती थी। वो मन ही मन जो सारे सपने देख रही थी, एक पल में उसके सारे के सारे सपने चकनाचूर हो गए। वो जो सब कुछ सोच रही थी कि वह उसे आराम से रखेगा, उसे एक आलीशान जिंदगी देगा, यह सब उसका एक सपना था जो अब टूट चुका था। सुमन का पति और सुमन की सास उससे दिन भर नौकरानियों के जैसे काम करवाते, उसे बहुत ज्यादा जली कटी सुनाते, कभी कभी तो उसे मारा भी करते थे। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। सुमन पूरे दिन घर का काम करती, उसे बिल्कुल भी आराम नहीं मिलता। नौकरानियों के जैसे वो घर में रहती, कभी कभी तो उसे खाने के लिए भी नहीं दिया जाता था। एक दिन सुमन की सास सुमन के पास आती है और उससे कहती है, महारानी यहाँ पर फैन चलाकर आराम कर रही है, बिल कौन भरेगा करमजली? तेरा बाप आएगा बिल भरने के लिए। चुपचाप ये फैन ऑफ कर और बाथरूम में जाकर वहाँ पर बाल्टी में कपड़े पड़े हैं, उन्हें झाकर दो और उन्हें सुखा, और इसके बाद घर का सारा काम कर। यहाँ पर आई है काम करने के लिए, महारानी बनने के लिए नहीं आई है। निकल यहाँ से। एयर कंडीशनर में रहने वाली सुमन अब उसे एक फैन तक भी नसीब नहीं हो रहा था। यह सब सोचकर वह अपने मन में काफी ज्यादा उदास हो जाती है और फिर अपने मन में कहती है, हे भगवान, यह सब क्या हो रहा है? मैंने क्या सोचा था और अब मेरे साथ यह सब क्या हो रहा है? मैंने जो अपने आराम के दिन सोचे थे, यह सब मेरे नसीब में नहीं है। मेरी सास और मेरा पति मुझ पर कितना ज्यादा जुल्म करता है। भगवान, मुझे आराम तो नसीब नहीं हुआ, बस अब मैं इतना ही चाहती हूँ कि मुझे मेरे पति और मेरी सास का प्यार मिले। मैं इस घर में एक इज्जत की जिंदगी जी सकूं। मेरे पति और मेरी सास हमेशा स्वस्थ रहे। वह इतना सब सोच ही रही, तभी दरवाजे पर एक घंटी बजती है। सुमन जाकर दरवाजा खोलती है तो देखती है कि बाहर पुलिस वाला राकेश की लाश लिए खड़ा था। वह हक्की बक्की रह जाती है और रोती हुई बोलती है, राकेश, राकेश, क्या हो गया है आपको? आपकी ये हालत कैसे हुई? तभी वो पुलिस वाला सुमन से कहता है, आपके यह पति दारू पीकर नशा करके गाड़ी चला रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार में आते हुए ट्रक ने इनका एक्सीडेंट कर दिया और उनकी इसमें मौत हो गई। रोने की आवाज सुनकर सुमन की सास भी बाहर आती है और फिर अपने बेटे को देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और फिर अपनी बहू से कहती है, हाय करमजली, मेरे बेटे को भी खा गई, सत्यानाश हो तेरा। तू तो यही चाहती थी ना कि मेरा बेटा भी मर जाए। करमजली, ले हो गया, अब जा खुशियाँ मना। मेरे बेटे को भी खा गई, अब मुझे भी खा गई, मनूस कहेंगी। माँ जी, ये आप क्या बोल रही हैं? भला मैं अपने पति को कैसे मारूंगी? भला मैं अपने पति की इस तरह से हालत पर कैसे खुश हो सकती हूँ? माँ, ये आप सब कुछ क्या कह रही हैं? शादी से लेकर आज तक जो कुछ भी हुआ वहाँ मैं सब कुछ सहती रही। मैंने कभी भी किसी से कुछ भी नहीं कहा माँ, लेकिन यह इल्जाम आप मुझ पर मत लगाइए। मैं हमेशा से राकेश की सलामती चाहती थी माँ। घर में मातम का माहौल था। लोग जाकर राकेश का अंतिम संस्कार कर देते हैं और कुछ गांव की औरतें आकर सुमन को सफेद साड़ी और फिर उसके बाल काट देती है। शादी से लेकर अब तक सुमन के साथ में सब कुछ गलत हो रहा था। उसे अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ा सदमा लगता है। वो बिल्कुल अपनी जिंदगी में खामोश हो जाती है। अब वह कभी भी अपने घर में कुछ भी नहीं बोलती थी। अगर कोई उसे कुछ ताना भी देता तो उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। एक दिन सुमन बाजार में सब्जियां लेने जा रही थी, तभी उसकी एक कार से टक्कर हो जाती है। कार में श्रवण था। वो घबराता हुआ बाहर निकलता है और फिर कहता है, अरे आप ठीक तो है ना? आपको कहीं लगी तो नहीं? श्रवण यह देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि वो कोई और नहीं थी, वह सुमन ही थी। अरे सुमन, ये तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है? और सफेद साड़ी, तुम्हारे बाल, सब ठीक तो है ना सुमन? क्या हुआ तुम्हें? कुछ भी ठीक नहीं है श्रवण,
सब कुछ खत्म हो गया है। मैंने जो सपने देखे थे वो सब कुछ चकनाचूर हो गए। फिर सुमन श्रवण को सारी बातें बता दी। सुमन की बातें सुनकर श्रवण को बहुत बुरा लगता है। ये सब तुम्हारे साथ क्या हो गया सुमन? मुझे बहुत बुरा लग रहा है। सुमन, तुम्हारे इतने बुरे वक्त में भी मैं कभी तुम्हारे साथ नहीं था। मुझे माफ कर दो सुमन। नहीं श्रवण, माफी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए। मैंने तुम्हारे प्यार और तुम्हारी गरीबी का इतना मजाक बनाया। शायद भगवान मुझे इसी की सजा दे रहा है। सुमन, पुरानी बातों को भूल जाओ। अगर तुम्हें मेरी कभी भी कोई भी जरूरत हो तो मुझे बेहिचक बोल देना। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। चलो मुझे बताओ, तुम्हारा घर कहाँ है? मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं श्रवण, मैं चली जाऊंगी। अरे हालत तो देखो, तुम अपनी ठीक से चल भी नहीं पा रही हो, घर कैसे जाओगी? चुपचाप मेरी कार में बैठो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़ देता हूँ। सुमन श्रवण के साथ घर आ जाती है। घर पहुंचकर वो देखती है कि घर में बहुत ज्यादा आग लगी हुई थी। हे भगवान, ये मेरे घर में आग कैसी लग गई? और माँ कहाँ है? माँ! सुमन यहाँ कहकर अपनी माँ को ढूंढने के लिए, अपनी सास को ढूंढने के लिए घर के अंदर जाती है। तभी वो देखती है कि उसकी सास घर के अंदर बेहोश पड़ी है। सुमन जैसे तैसे घर की आग बुझाने लगती है। सुमन और श्रवण उसकी सास को लेकर घर के बाहर निकाल देते हैं और फिर हॉस्पिटल ले जाते हैं। थोड़ी देर में उसकी सास को होश आ जाता है और फिर उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और फिर वो सुमन से कहती है, बेटी मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा तुम्हारे साथ गलत किया है। बेटी, आज तुमने मेरे साथ जो व्यवहार किया है उससे मुझे बहुत ज्यादा अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। तुम चाहती तो मुझे कभी नहीं बचाती, तुम चाहती तो मुझे उसी आग में जलने देती। नहीं माँ जी, आप मेरी दुश्मन थोड़ा है। मैं खुश हूँ कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया। और माँ, इस तरह से माफी मांगकर आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। इस तरह से सब कुछ ठीक हो जाता है। श्रवण सुमन और उसकी सास का काफी ज्यादा ख्याल रखता। जब भी उन्हें किसी चीज की जरूरत होती वो उनकी मदद कर देता। अब सुमन और श्रवण दोनों खुश रहने लगे। एक दिन यह सब देखकर सीता श्रवण से कहती है, श्रवण बेटा, मैं तुमसे कुछ ठीक कहना चाहती हूँ। अगर तुम्हें ठीक लगे तो तुम हाँ कर देना। बेटा, तुम सुमन से शादी कर लो। क्या माँ जी, आप सच कह रही हैं? मैं सच बताऊं माँ जी, तो मैं बहुत दिनों से यह बात आपसे कहना चाहता था, लेकिन मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था। इतने में वहाँ पर सुमन आ जाती है और फिर सुमन कहती है, नहीं श्रवण, मैं तुमसे शादी कैसे कर सकती हूँ? ये देखो, मेरे तो बाल भी नहीं है। सुमन, मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है, ना कि तुम्हारी सुंदरता से। देखो सुमन, एक बार फिर से हमें किस्मत ने मिलाया है। मैंने कभी तुमसे शादी नहीं की, लेकिन मैं कभी तुम्हें भुला भी नहीं पाया। तुम्हें पता है सुमन, तुम्हारी याद में मैं आज तक कभी किसी और से शादी भी नहीं कर पाया। अपनी जिंदगी में मैं किसी को अपना भी नहीं पाया। कृपा करके सुमन, अब ना मत बोलना। कृपा करके बस तुम एक बार हाँ बोल दो। फिर सुमन और श्रवण दोनों की शादी हो जाती है। सुमन भी खुशी खुशी श्रवण को हाँ कर देती है और फिर उन दोनों की काफी ज्यादा धूमधाम से शादी हो जाती है। दोनों काफी ज्यादा अपनी जिंदगी में खुश रहने लगते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी किसी के साथ में बुरा नहीं करना चाहिए और न ही हमें कभी भी किसी की गरीबी का मजाक उड़ाना चाहिए और साथ ही साथ हमें कभी भी किसी की सुंदरता को नहीं देखना चाहिए, हमेशा बस उसके दिल को देखना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और आने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।